नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम सारणिक के बारे में जानेंगे, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे, सारणिक क्या होता है, सारणिक से रिलेटेड कितने टॉपिक्स होते हैं, उन सबको जानेंगे। आइए सारणिक की शुरुआत करते हैं। सारणिक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि सारणिक का विकास युगपत समीकरणों को हल करने के लिए किया गया है। सारणिक एक वर्गाकार व्यवस्था है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था आव्यूह के बारे में। आव्यूह एक वर्गाकार जो आव्यूह होता है यानी वर्ग आव्यूह, उसको ही हम सारणिक के रूप में व्यक्त करते हैं। सारणिक को सिर्फ तभी हल कर सकते हैं जब वो एक वर्ग आव्यूह के रूप में हो, अर्थात जैसे आव्यूह को हम कभी हल नहीं कर सकते, मतलब उसका एक पर्टिकुलर मान नहीं निकाल सकते, परंतु सारणी को हल करके उसका एक पर्टिकुलर मान निकाला जा सकता है। इसमें एक पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सारणिक की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होती है। और इसमें दो प्रकार के मुख्यतः सारणिक होते हैं, द्वितीय कोटि का सारणिक और तृतीय कोटि का सारणिक। आइए पहले द्वितीय कोटि का सारणिक पढ़ेंगे। इसमें ये 2x2 कोटि का सारणिक है। इसको हल करने के लिए हम इसके क्या कहते हैं, जो मुख्य विकर्ण होते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उनको आपस में घटाते हैं। ये एक सिंपल तरीका है। अब आइए तृतीय कोटि के सारणिक के बारे में जानेंगे। तृतीय कोटि का सारणिक को हल करने के लिए हमें निम्न चिन्हों को, जो चिन्ह होते हैं, इन्हें याद करना होगा। जैसे कि हर प्लस माइनस इसमें अल्टरनेटिव क्रम में चलते हैं। जैसे पहले अगर प्लस आया तो उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ये जितने बड़ा सारणी कोई अगर 4x4 कोटि का हो तो उसके हिसाब से प्लस माइनस आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इसको हल करने का एक तरीका जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको जैसे डायरेक्टली इसे जैसे द्वितीय कोटि के सारणी को हल करते हैं वैसे नहीं करते। इसको क्या कहते हैं, R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3 के विस्तार द्वारा हल करते हैं। आइए हल करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे R1 के विस्तार से हल करेंगे इसे, तो R1 का विस्तार करने पर हम यहाँ पर ले लेंगे पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ले लेंगे, और उसमें जो अवयव कॉमन निकलता है तो उस अवयव को लिख लेते हैं। और उससे पहले वह चिन्ह लगाते हैं जो इस नियम को पालन करके वहाँ पर चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर अगर इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लिया जाए तो ये 4 अवयव बचते हैं। उसको द्वितीय कोटि के सारणी को जैसे हल करते हैं उस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा EI माइनस FH। यहाँ पर अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में चलेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे B, और यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो माइनस का B ब्रैकेट में। अगर इसको पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लिया जाए तो ये अवयव बचे D.I हो जाएगा, DI माइनस का GF। और यहाँ पर अगर इसको पहली पंक्ति तथा इसको हटा के पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को ले लेंगे तो इसको छुपा लेंगे और ये इनकी गुणा कर लेंगे। पहले नंबर पे तो प्लस लगा के C लिख लेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो DH होगा, और यहाँ पे माइनस का GE होगा, ऐसे लिख लेंगे। ऐसे ही जो कोई सारणिक दे रखा होगा उस सारणिक को ऐसे ही हल करेंगे। इस पर्टिकुलर सारणी को तो हम हल नहीं कर सकते, तो अब जो हमारा जो नंबरेबल सारणिक आएगा उसको हम हल करके आपको दिखाएंगे। इसका तो कोई पर्टिकुलर मान नहीं निकाल सकते क्योंकि इसको आपस में हल करना थोड़ा मुश्किल है। तो आइए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए दोस्तों, द्वितीय कोटि का जो सारणिक होता है और तृतीय कोटि का सारणिक होता है उसको कैसे हल किया जाता है, मैं आपको 3 उदाहरण ले रखे हैं मैंने। 2 द्वितीय कोटि के हैं, 1 तृतीय कोटि का है। हल करके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था द्वितीय कोटि का सारणिक होता है, उसमें इसकी ऐसे गुणा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी है, और एक माइनस लेके चलते हैं। 3 और 6 की गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो ये हमारा इसका मान हो गया सारणिक को हल करने पे जो मान आया। अब अगले सारणिक को हल करने पे जो मान आएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x²। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे वो भी माइनस लेके चलेंगे साथ में, तो a प्लस बी और a माइनस बी का आपको स्क्वायर को पता ही होगा, तो a² माइनस b² लिख लेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 1। और इसको खोल के ब्रैकेट को लिखेंगे तो x² माइनस x प्लस 1। यहाँ पे x² कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो
इस सारणिक को हल करने पर 1 मान आया, इस सारणिक को हल करने पर 26 मान आया। अब इस तृतीय कोटि के सारणिक को हल करने पर मान देखते हैं क्या आता है। इसका पहला लेके चलेंगे तो +0, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही हो जाएगी, तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं। अब अगले में लेंगे R1 से विस्तार ही है, R1 से विस्तार। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेके चलेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे, पहले नंबर पे साइन अल्फा लिख लेंगे। अब पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया, इसको छोड़ देंगे तो इसकी गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 0। अब माइनस का साइन पहले लगा लेते हैं, फिर इसकी और इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो लिख लेंगे कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा हो गया। अब पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ भी हो गया, अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ लेके चलेंगे। माइनस ऑलरेडी है, पर यहाँ पर उस नियम को जब हमने चिन्ह याद की तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लस होना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस अल्फा ब्रैकेट में पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, इसकी गुणा कराएंगे तो साइन प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, तो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा डॉट साइन बीटा, और इसकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे सीधे लिख दिया, 0 को जोड़े यहाँ घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हल करते हैं क्योंकि ये 0 हट जाएगा यहाँ से, तो इसकी गुणा होगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा हो जाएगा। इसके अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का रहेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस का साइन, तो ये और ये आपस में हो गए कैंसिल, तो इस सारणिक का मान 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार और भी अन्य जितने भी सारणिक दे रखे होंगे उसको ही ऐसे ही हल करके उसका मान निकल आता है, और ये आव्यूह की तरह नहीं होता कि उसको हल नहीं कर सकते, इसका हल करके एक निश्चित मान प्राप्त हमें हो जाता है। आव्यूह का कोई निश्चित मान नहीं प्राप्त होता हमें। तो आइए अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.1 यानी एक्सरसाइज 4.1 को हल करते हैं। इसमें ये कुछ दे रखे हैं सारणिक यानी डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, इनको हल करके हमें दिखाना है। पहला डिटर्मिनेंट दे रखा है ये, तो इसको हम हल करेंगे, ये क्योंकि ये 2/2 कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम द्वितीय कोटि के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो इसकी गुणा इधर करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की इधर कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -4 और -5 वो प्लस की 4 की गुणा कराएंगे तो माइनस का 20 होगा, और परंतु यहाँ पे माइनस पहले लगा होता है तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो अब अगर इसे हल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 20 में से 2 गया, बचा 18, तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे हमारे पास 18 प्राप्त होता है। अब दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट को हल करते हैं। तो इसकी भी ये द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हल करेंगे। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का वो भी, और यह माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, परंतु पहले से माइनस लगा होने के कारण तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसका मान 1 होता है। तो ये इस डिटर्मिनेंट को हल करने पर हमारे पास 1 आ गया मान। अब इसको हल करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो इसकी गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा x की इधर करा देंगे तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और 1 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब इसकी गुणा इधर कराएंगे, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, और इसकी गुणा ये a प्लस बी और a माइनस बी की गुणा होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं और इनको हल कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, तो यहाँ बचेगा x³ माइनस प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो जैसे कि प्लस का 1 तो आप देख ही सकते हैं, तो इसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा x³ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्या रखा है कि इफ़ ए ये एक आव्यूह दे रखा है
तो प्रूफ कीजिए कि ये मतलब मॉड जब लगा होता है तो आप समझ लीजिए आव्यू होएगा, तो मॉड लगने से उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो पहले नंबर पे हम 2 की गुणा करा लेंगे, तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन 2a निकाल लेंगे मान। 2a का मान आएगा 2, इधर गुणा होगी इधर होगी तो 8 होगा, इधर गुणा होगी तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो ये 2a का मान हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 8 4 4, तो ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो इसको हल करते हैं, क्योंकि द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है तो इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे, आपस में घटा देंगे। 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 चक्कू 32, माइनस का 32 हुआ, तो यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 3 24, तो हमारे पास 2a का डिटर्मिनेंट जो निकाला उसका मान 24 आ गया। अब इसका मान चेक कर लेते हैं, पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने पर हमें प्राप्त होगा 1 4 2 2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसकी गुणा इधर कराएंगे तो 2 हो जाएगा, इसकी गुणा इधर कराएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, हल करने पे माइनस का 6 प्राप्त होगा। अब ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 2 मान लेते हैं इसको। समीकरण 1 व 2 से तो लिख सकते हैं कि मॉडुलस के अंदर 2a बराबर 4a मॉडुलस यानी सारणी का मान, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था कि मॉडुलस ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ a, तो जो हमने प्रूफ कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ये मैट्रिक्स दे रखा है, मतलब आगे दे रखा है, देन प्रूव दैट कि 3 ऑफ a, मतलब मैट्रिक्स में 3 से गुणा कराइए फिर उसका मॉडुलस निकालिए, मतलब सारणिक बनाइए, सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट बनाइए और उसको इसके बराबर ला के प्रस्तुत कीजिए। तो आइए इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह हल करते हैं। सोल्यूशन, तो अगर आप देख सकें तो इसका पहले नंबर पे हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3a इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 3 0 0 0 3 0, और यहाँ 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, तो ये 3a का मान आ गया। अब आइए इसका वो मॉडुलस निकालते हैं, तो 3a का मॉडुलस निकालने पर हमें प्राप्त होगा मॉडुलस 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब वहीं इसका R1 से विस्तार करते हैं, नहीं इसका C1 से विस्तार करते हैं, C1 से विस्तार क्या कहते हैं, पहला स्तंभ पहली पंक्ति, तो यहाँ पर होगा प्लस का 3 और इसकी गुणा कराएंगे तो 12 3 36 और 36 में से 12 3 36 और 36 में से 0 घटाएंगे, इसको यहाँ इस रख सकते हैं, प्लस का 3 ब्रैकेट में लिखेंगे 36 12 3 36 और 0, आगे 0 ही है, -0 प्लस 0 कोई फर्क पड़ना नहीं। 36 3 गुणा कर देंगे, 36 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 18 हो गया, 3 3 9 108 हो जाएगा प्लस का, तो इसका मान निकालने पे 108 प्राप्त हुआ। अब उसका मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए 1 0 0 0 1 0 1 2 4, इसका भी C1 से विस्तार, C1 से विस्तार, C1 से विस्तार करने पे हमें मॉडुलस ऑफ ए प्राप्त होगा प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर 4 से गुणा करें तो 4 एकम 4 होता है, माइनस का 0 प्लस का 0, क्योंकि आगे दोनों 0 0 एलिमेंट है, कोई फर्क पड़ना नहीं। अब अगर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए हमें प्राप्त होगा 4 प्लस का वो भी। अब इसमें 27 से गुणा करानी है ना, 27 मॉडुलस ऑफ ए, 27 चक्कू 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, तो ये भी 108 हो गया। समीकरण नंबर 2 इसे मान लेते हैं और समीकरण नंबर 1 इसे ले लेते हैं। अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मॉडुलस
3a इज इक्वल टू 27 मॉडुलस a, हेंस प्रूव्ड। यही इस क्वेश्चन को सिद्ध करने को कहा था, तो हमने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणिकों यानी डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये 4 अलग अलग डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, इनके हल करना है इनको हमें। तो इनको हल करने का सबसे सिंपल तरीका वही है कि R1 से विस्तार, इसको R1 से नहीं C1 से विस्तार करेंगे। C1 से विस्तार, हमेशा विस्तार उस तरफ से करिए अगर किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में अगर आपको 0 मिल जाए तो उसी पंक्ति से विस्तार करिएगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, एक आपका और कम हो जाएगा पद। तो इस हिसाब से उसी को देख के करिएगा जिससे आपको आसानी प्राप्त हो। तो हम इसको विस्तार करेंगे तो हो जाएगा +3 ब्रैकेट में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हट गया, तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 हो गया, फिर माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक। माइनस का 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 आएगा। पहला स्तंभ और पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति को छिपाएंगे तो इसकी गुणा इधर कराएंगे तो माइनस में प्लस का 1, और 0 की गुणा किसी से करा लो 0 ही रहता है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, और यहाँ पे इसको हल कर लेंगे प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 12। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे माइनस का 12 आंसर आया। अब अगले पार्ट को हल करते हैं। इसको हल करेंगे, इसको हम किसी से भी विस्तार करते हैं, हम इसको R1 से विस्तार करेंगे। R1 से विस्तार, तो इसको विस्तार करके लिखेंगे प्लस का 3 आएगा, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 का 1 से गुणा होगी 1 रहेगी, माइनस का 6 होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे तो 1 से 1 की गुणा होगी तो 1 ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। अब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपा लेंगे, प्लस का 5 ब्रैकेट के अंदर आएगी, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाने से 3 1 की 3 से हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको हल करके लिखेंगे तो 6 + 1 7 होगा, 7 यहाँ 21 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 21। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 चक्कू 20, तो यहाँ 20 हो गया। 3 में से 2 गया, 1 बचा, प्लस का 5 हो जाएगा मतलब। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 + 5 हो जाएगा 46, प्लस का 46। तो इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे प्लस का 46 प्राप्त हुआ। अब अगले को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए मैं R1 से विस्तार करूँगा। R1 से विस्तार करने पर पहला पद तो हट गया, सीधे 0 लिख लो। माइनस का 1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छपाएंगे तो यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 होगा, परंतु माइनस का साइन और लगेगा तो यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में जो अवयव कॉमन है उसको लिख लेते हैं 2, प्लस का साइन लगा लिया। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और 0 से किसी भी चीज़ की गुणा करने पर 0 आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 0। अब इसको हल कर लेते हैं। माइनस का 6, माइनस का 1 गुणा करने पे प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 गुणा करने पे माइनस का 6 हो जाएगा। अतः इसके हल करने, इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे हमारे पास 0 आ गया मान। अब अगले को हल करते हैं, चौथा पार्ट। इसको मैं C1 से विस्तार करूंगा क्योंकि यहाँ में एक 0 मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। C1 से विस्तार, तो यहाँ पे प्लस पहला 2 लिख लिया, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति को छिपा लेंगे तो 2 की 0 से गुणा करने पर 0 रहेगा। -5 -1 तो प्लस का 5, और माइनस का साइन और लग जाएगा तो माइनस का 5 रहेगा। दूसरा 0 ही है तो 0 लिख लेंगे, +3 लिखेंगे। पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति को हल करने पे हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस का 1 और माइनस का 4 होगा, माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। तो इसको हल करने पर हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पे 0 रहेगा। 3 + 1 4 + 1 होता है 5, 5 दिया हो गया 15, प्लस का 15,
तो हल करने पर आएगा प्लस का 5। तो इस डिटरमिनेंट को हल करने पे 5 आया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक की जो है उसके लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि A बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है तो फाइंड A मॉडुलस, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। A दे रखा है तो सीधे नंबर पे सोल्यूशन डालेंगे। सोल्यूशन A मॉडुलस निकालेंगे तो दोनों तरफ मॉडुलस डालेंगे। 1 2 5 1 1 4 -2 -3 और -9। तो हम इसे हल करेंगे R1 से विस्तार करने पर मॉडुलस ऑफ A का मान आएगा +1 ब्रैकेट में पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा लेंगे। 9 1 की -9 से गुणा करेंगे माइनस का 9 रहेगा। 4 की 3 से गुणा करेंगे माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12। यहाँ पे -1 ब्रैकेट में पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे तो 2 की 9 से गुणा करेंगे माइनस का 18 हो गया। 5 की 3 से गुणा करेंगे माइनस का 15 होगा, प्लस का हो जाएगा 15, माइनस का साइन लगा होता है। और इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट में पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपा लेंगे तो 4 दूनी 8 और 5 माइनस में हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। 12 में से 9 गया 3 बचेगा यहाँ पे, और 18 में से 15 गया वही माइनस प्लस का 3 हो जाएगा बाहर, और 8 में से 5 गया 3 बचा और माइनस का हो जाएगा 6। 3 + 3 हो जाएगा 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स को हल करने पर इस डिटर्मिनेंट को हल करने पे हमारे पास जो मान आया वो 0 है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के वैल्यू दे रखे हैं, इनसे अलग अलग x के मान निकालने हैं। तो दोनों तरफ दे रखा है डिटर्मिनेंट, दोनों को हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे 2 × 2 और माइनस का 20 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस का 24, माइनस का 24 इधर आएगा, प्लस का 24 आएगा, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x²। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2x², और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा ±√3। ये x का मान इससे आ गया, इस डिटर्मिनेंट से इसका मान आ गया। अब दूसरे डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 माइनस का 4 3 12 इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 5x माइनस का 6x हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू, इसको हल कर लेंगे तो माइनस का x आ जाएगा। माइनस कट गया तो x का मान इस डिटर्मिनेंट के लिए 2 आ गया, इस डिटर्मिनेंट के लिए प्लस माइनस का √3 आ गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज का आखिरी क्वेश्चन। इफ़ ये दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान क्या होगा। दोनों को हल करते हैं। इसकी गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x² और इसकी गुणा कराएंगे तो -18×36 इज इक्वल टू 6 छंग 36 होता है, और माइनस का हो जाएगा 18×36। तो ये और ये गए कट, तो x² हो जाएगा बराबर में 36, माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का मान हो जाएगा ±6, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर को उधर ले आते हैं तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा B ±6। इसी प्रकार यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी 4.1 यहीं पे समाप्त होती है। अब मैं आपसे नमस्कार चाहता हूँ। नमस्कार।